पाउला ने गुस्से में उसे मारा। तू झूठा है, तुझे मार खाने से डर नहीं लगता। लेकिन वो बिना किसी असर के बोला, असल में ये तो कुछ वैसा ही है जैसे जुबिल्स लियोन ने झू वायु को बेवकूफ बनाया था। तभी उसने एक जानी पहचानी औरत की पीठ देखी। उसके मन में आया वो उस दूर जाती शख्सियत को घूरता रहा। पाउला को कुछ पता नहीं चला, वो बस उसे मारती रही। जब कोई रिएक्शन नहीं आया तो उसने पूछा, क्या हुआ? अचानक चुप क्यों हो गया? उसने दांत भींचे और भाग पड़ा उस परछाई के पीछे। मुझे जरूरी काम है, तू पहले वापस जा। पाउला कंफ्यूज रह गई। कहाँ जा रहा है? झिंग यांग भागते हुए सोच रहा था, नामुमकिन, वो इंसान तो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो उसी साल मर गई थी, फिर वो यहाँ कैसे हो सकती है? उसने उस औरत को पकड़ने के लिए तेज आवाज में चिल्लाया, रुकिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, वो औरत अचानक तेज भागने लगी। झिंग यांग हैरान था, इतनी स्पीड? मेरी बॉडी तो सिस्टम से एनहांस हो चुकी है, मेरे टोटल पॉइंट्स 1600 से भी ज्यादा हैं, फिर भी मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा। ये औरत है कौन? दोनों एक बंद गली में पहुंच गए। अब वो और भाग नहीं सकती थी। झिंग यांग उसके पीछे खड़ा था। अब तुम भाग नहीं सकती, पलटकर अपना चेहरा दिखाओ। लेकिन अगले ही पल वो औरत दीवार कूदकर दूसरी तरफ चली गई। झिंग यांग सदमे में था, ये कैसे मुमकिन है? वो बस खड़ा रह गया, दीवार को घूरते हुए। क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? तभी उसकी नजर कोने पर लगे एक सिक्योरिटी कैमरा पर पड़ी। वो तुरंत सिक्योरिटी रूम पहुंचा। टेबल पर ढेर सारे पैसे रखे। मुझे तुम्हारी बैक एली की सर्विलांस फुटेज चाहिए, फौरन कॉपी दो। झिंग यांग वीडियो लेकर निकल गया। सिक्योरिटी गार्ड झुककर बोला, गुड डे सर, अगर आपको और कोई मदद चाहिए तो बताइए। जैसे ही झिंग यांग बाहर गया, गार्ड ने किसी को कॉल लगाया। डायरेक्टर, जिस आदमी पर नजर रखने को कहा था वो आया था और सर्विलांस वीडियो ले गया। समझ गया? हाँ, मैं वीडियो भेज रहा हूँ। वीडियो प्ले हो रहा था। एक जवान औरत बोली, जी मास्टर, मैं कुछ समय से सुझिंग यांग पर नजर रख रही हूँ। ये फुटेज हमारे होटल की है। मेरे सोर्स से पता चला है कि सुझिंग यांग ने अभी अभी ये वीडियो खरीदा है। सामने बैठा एक आदमी बोला, तेरी बातों से लग रहा है कि तू इसे जानती है। उस औरत ने टेबल पर एक फाइल रखी। मैं पहले भी इस रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन में दिलचस्पी रखती थी, मैंने इस पर रिसर्च की है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये प्रोटेक्ट्स द स्वॉर्ड से है। आदमी ने भौहें चढ़ाई। प्रोटेक्ट्स द स्वॉर्ड? वो औरत समझाने लगी, ये एक प्राचीन अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। नाम से तो ये किसी चीज की रक्षा करने वाले लगते हैं, लेकिन इनका असली मकसद अब तक किसी को नहीं पता। ये हमेशा अंधेरे में काम करते हैं और कई ताकतवर लोगों से दुश्मनी मोल ले चुके हैं। इसलिए मुझे शक है कि सुझिंग यांग का नाम पिछले कई सालों से कहीं रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रोटेक्ट्स द स्वॉर्ड उसे छुपा रहा है। और अगर ये औरत उससे ब्लड रिलेटेड है तो कई ताकतवर लोग इसे लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आदमी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई। तो फिर आसान है, बस इसे इंटरसेप्ट कर लो और देखो क्या प्रोटेक्ट्स द स्वॉर्ड इसे बचाने के लिए आता है या नहीं। वो औरत बोली, सोच सही है, लेकिन हमें संभल कर चलना होगा। हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं हमारी हरकत से प्रोटेक्ट्स द स्वॉर्ड पलटवार न कर दे। बेहतर होगा कि सुझिंग यांग को किसी और के साथ भिड़वा दें और हम बैकग्राउंड में रहकर सबूत इकट्ठा करें। आदमी ने धीरे से एक सिगार निकाला, मुंह में दबाया और सोचते हुए बोला, इस बात का लीक होना खतरे से खाली नहीं। अगर प्रोटेक्ट्स द स्वॉर्ड को इसका पता चला तो उनका बदला लेना तय है, और अगर सुझिंग यांग वाकई उनसे जुड़ा हुआ निकला तो कई और ताकतवर ग्रुप इस जानकारी को खरीदने के लिए मरते मारेंगे। इससे हमारा झाओ परिवार एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। सीन कट होता है। फोन पर झिंग यांग और पाउला की बातचीत। मैं कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। तू यहाँ की रिक्रूटमेंट और रेस्टोरेंट डेकोरेशन संभाल लेना। पाउला ताने मारती है, सच में बिजनेस के लिए जा रहा है या किसी नई छुई मुई के साथ मटर गश्ती करने? अरे नहीं, कैसी छुई मुई, मैंने बस चेन हाई से एक असिस्टेंट अरेंज करने को कहा है। ठीक है, मैं रेस्टोरेंट सेटअप में बिजी हूँ, बेवजह डिस्टर्ब मत करना। झिंग यांग कार में बैठा था। उसने बगल में बैठे अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। ये लड़की सालों से दबाई जा रही थी। इसने अब तक कितना कुछ अंदर ही अंदर सहा होगा, अब जाकर इसे खुद को साबित करने का मौका मिला है। इसकी ऑरा पूरी तरह बदल चुकी है। लिन योंग बोला, मिस्टर सू, हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे होम टाउन। झिंग यांग खिड़की से बाहर देखते हुए खो गया। जिस साल मैं यूनिवर्सिटी के लिए दूसरे प्रदेश गया, उसके बाद ही इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट में बदल दिया गया। सुना है अब यहाँ काफी रौनक है, दिखना पड़ेगा कि कैसा लगता है। लेकिन इस बार मैं सिर्फ माँ से जुड़ी कुछ बातें पता करने आया हूँ, ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। अब मेरा होम टाउन कितना विकसित हुआ है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक लिन योंग ने उसकी सोच में खलल डाली। मुझे याद है यहाँ कोई टोल बूथ नहीं था। तभी एक चिड़चिड़ी शक्ल वाली औरत आई। टोल फीस 500। झिंग यांग ने बिना कोई सवाल किए पैसे पकड़ाए। उसने पैसे लिए और तिरछी हंसी हंसी, ठीक है जाओ। मन ही मन सोचा, इतनी आसानी से पैसे दे रही है, लगता है कोई बड़ा खिलाड़ी है। पीछे वालों को बोलना पड़ेगा कि इसे अच्छे से ट्रीट करे। लिन योंग ने धीमे से कहा,
मिस्टर सु, ये लोग ऑफिशियल नहीं लगते। जेंग यांग ने बिना हिचक जवाब दिया, सीन मत बना, ये सब लोकल गुंडे हैं जो इस टूरिस्ट एरिया में जबरन वसूली करके अपना पेट पालते हैं। पहले अपना काम निपटा लूं, फिर इनसे निपटता हूं। आगे कुछ और लोग रास्ता रोके खड़े थे, फिर से टोल मांग रहे थे। लिन योंग थोड़ा बेचैन हुआ। मिस्टर सु, अब क्या करें? जेंग यांग हंसा, इन्हें लगता है मैं कोई मोटा शिकार हूँ। गाड़ी रोको, देखते हैं इनका क्या प्लान है। कार रुकते ही एक मोटी औरत धीरे धीरे पास आई। छोटे मियाँ, यहाँ घूमने आए हो? फिर चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाकर बोली, टोल 800। अंदर बैठे लिन योंग ने झट से रिएक्ट किया, 800? पिछली गैंग से भी ज्यादा लूट रहे हो। जेंग यांग भी झुंझलाया, मैंने कब कहा कि मैं घूमने आया हूँ? जब उन्होंने जेंग यांग के तेवर देखे तो मोटी औरत ने गाड़ी की छत पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाई, तो घूमने नहीं आए? जो भी इस टूरिस्ट एरिया में घुसेगा उसे टिकट खरीदनी पड़ेगी, पैसा दो वरना आगे नहीं जा सकते। जेंग यांग ने अचानक कार का दरवाजा खोला, जिससे औरत का हाथ हट गया। बाहर निकलकर उसने सीधा चैलेंज किया, लगता है यहाँ पूरी बारात खड़ी कर रखी है, पर मैं आज यहाँ से निकलने वाला हूँ, देखता हूँ कौन रुकता है। मोटी औरत ने जमीन पर पड़े खून के धब्बे की ओर इशारा किया, देख रहे हो, जो हमारी बात नहीं मानते उनके साथ ऐसा ही होता है। तुम भी यहाँ से जाना चाहते हो तो कुछ छोड़कर जाना होगा। हम और लोगों को भी बुला सकते हैं, अगर हमने शोर मचाया तो आधा गांव इकट्ठा हो जाएगा। तभी पास में खड़ा गंजा आदमी लाठी लेकर जेंग यांग की तरफ बढ़ा, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? सीधा एक वार कर, फिर देखना कैसे लाइन पर आता है। जेंग यांग ने ठंडे लहजे में कहा, बिना सुने ही किसी को मारने चले हो? तुम जैसे गुंडों की नजर में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती है ना? अगले ही सेकंड जेंग यांग का एक करारा थप्पड़ गंजे के चेहरे पर पड़ा। अभी तक जो आदमी अकड़कर खड़ा था अब दर्द से बिलबिला उठा। जेंग यांग ने उसके सिर को पकड़कर धीमे से कहा, अब मैं भी हाथ हल्का नहीं रखने वाला। अगले ही पल उसने गंजे के पैर पर जोरदार किक मारी। क्रैक, हड्डी टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि सब सहम गए। मोटी औरत घबरा गई, चिल्लाने लगी, मार डाला, कोई बचाओ। तभी दो और आदमी हथियार लेकर दौड़े। साले, हमारी गैंग से पंगा, इसका भाई घायल कर दिया, अब तो ये मसला हमारी इज्जत का है। जेंग यांग ने बिना समय गवाए दो जबरदस्त पंच मारे। दोनों आदमी हवा में उछले और सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरे, दर्द से कराहते हुए। इस बीच गांव के कुछ और लोग भी आ गए। भाइयों, इस लौंडे को ठिकाने लगाना है, इसके पैसे लूटो, गाड़ी बेचो और इसे खड्डू में फेंक दो। जेंग यांग की आंखों में खून उतर आया, अब ये जान लेने पर उतारू थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, लगता है तुम्हारी मौत खुद चलकर आई है। तभी कैमरा जबरदस्त फाइट सीन से कट होकर पहाड़ों और पक्षियों की चहचहाहट पर चला गया। कार के अंदर युएरोंग घबराते हुए फोन निकालती है, बुरा हुआ अगर मामला बढ़ गया तो मिस्टर सु के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, मुझे तुरंत मिस्टर चेन को बताना होगा। जैसे ही युएरोंग ने कॉल किया, जेंग यांग वापस कार में बैठा, चलो निकलते हैं। जेंग यांग पूरी तरह सही सलामत था, लेकिन युएरोंग अभी भी परेशान थी। मिस्टर सु, आप ठीक तो हैं? जेंग यांग ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे क्या होगा, डबल आदमी भी भेज देते तब भी कुछ नहीं कर पाते। चेहरे